तो चलिए बच्चों, हायर परचेज के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये सीख लिया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज और इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हालांकि बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको सारी बात समझा दी कि बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एग्रीमेंट पे क्या एंट्री करते हैं, डाउन पेमेंट पे हम क्या एंट्री करते हैं, जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तब क्या एंट्री करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे कैसे एंट्री होती है दोनों की बुक्स में, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसको पीएनएल से, जब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, पीएनएल से चार्ज करने पर क्या एंट्री होती है। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझा। हालांकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको एक और टॉपिक पे समझाना है कि जब गुड्स का रीपोजेशन होता है तब हम किस तरीके से एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हालांकि रीपोजेशन की एंट्रीज मैंने आपको समझानी है, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं ये चीज चाहता हूं कि आप बेसिक क्वेश्चंस कर लें। किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, एंट्रीज कैसे होती है, एक बार चैप्टर की पकड़ आ जाए हमें, और एक बार चैप्टर की पकड़ आ जाएगी आपको तो फिर उसके बाद जब रीपोजेशन के हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको रीपोजेशन के क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे, रीपोजेशन की एंट्रीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारा चैप्टर कौन सी दिशा में जा रहा है, हमें करना क्या है, बस किए जा रहे हैं चैप्टर को, लेकिन रोड मैप पता नहीं होता। तो मैं आपको जो चैप्टर को आगे लेता हुआ जा रहा हूं तो वो रोड मैप के थ्रू लेता हुआ जा रहा हूं कि सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स सीखे, फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, और अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं जो बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने सीखा है उसकी जब लेजर पोस्टिंग करनी होगी तो आप उसकी लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार हम फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, हायर परचेजर की बुक्स के अंदर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो मैंने आप लोगों को कैश प्राइस मेथड सिखाया था, मैंने आप लोगों को कैश प्राइस मेथड सिखाया। अब आप इसमें देखें कि एंट्रीज कौन कौन सी थी। पहली एंट्री सिखाई थी एसेट्स ऑन हायर परचेज टू हायर वेंडर, एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अगर हायर परचेजर की बुक्स की बात करूं मैं तो पहली एंट्री ये थी जिसको हम कैश प्राइस से किया करते थे, ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी क्या थी, दूसरी एंट्री हमारी थी, यहां लिख दीजिए नीचे, दूसरी एंट्री हमारी थी डाउन पेमेंट की, दूसरी एंट्री हमारी डाउन पेमेंट की थी। और डाउन पेमेंट की एंट्री क्या थी, हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दूसरी एंट्री हमारी डाउन पेमेंट की थी, और ये आप लिख दीजिए ब्रैकेट में डाउन पेमेंट। तीसरी एंट्री हमारी क्या थी, तीसरी एंट्री हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की थी, ठीक है। पहले इंटरेस्ट ड्यू करते थे, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते थे। तो आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या किया करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर। तो ये तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई। और फोर्थ एंट्री में हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हम पेमेंट कर रहे हैं विद इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, तो दोनों मिला के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बन जाता है। तो उसकी एंट्री आपने क्या की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक। और ये एंट्री होने के बाद यानी आपने कैश प्राइस वाली एंट्री कर ली, डाउन पेमेंट वाली एंट्री कर ली, ठीक है, और इंटरेस्ट को ड्यू करने वाली, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने वाली, ये सारी एंट्रीज आपने कर ली। अब ब्रैकेट में लिख देता हूं इंस्टॉलमेंट पेड, ताकि आपको याद रहेगी किस चीज की एंट्री थी। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डाउन पेमेंट की एंट्री है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की है, दोनों एंट्री सेम ही दिख रही है। नंबर फिफ्थ आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री कर रहे थे, डेप्रिसिएशन
अकाउंट डीआर और टू एसेट्स, ठीक है। और 6th एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन, यही एंट्री थी सारी। अब आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही सारी एंट्रीज थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों, अब हमें क्या काम करना है इसके अंदर। बेसिकली जो हमारे अकाउंट बनने वाले हैं, आपको जो बेसिक अकाउंट बनाने के लिए आप बात बोलेंगे आपको, वो तो बोलेंगे एक एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट बनाओ, दूसरा हायर वेंडर का अकाउंट भी बनाने को बोल सकते हैं आपको। तो ये दोनों अकाउंट जब आपको डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग करने को बोलेंगे तो अब हम देखते हैं कि अगर, हालांकि आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं, जर्नल एंट्री से आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अपन एक बार फॉर्मेट बना के देख लेते हैं कि अगर लेजर पोस्टिंग होती है तो उसकी किस तरीके से होती है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर एसेट्स ऑन हायर परचेज। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एसेट्स ऑन हायर परचेज। तो ये देखिए बच्चों, ये हमने बनाया इसका फॉर्मेट। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, हायर परचेज। सर ये आप बार बार आसान आसान बोलते हो, हमें डर लगने लग जाता है। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आसान आसान बोलेंगे आसान हो जाएगा, और मुश्किल मुश्किल बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एसेट्स ऑन हायर परचेज, हमारा मन जो होता है वो इसी चीज को सुनता है। सब साइकोलॉजिकल बातें हैं, सब आसान है। तसल्ली से, सिस्टमैटिकली, धीरज से एक एक चीज को पढ़ते जाओ। सर आप से ही तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा वही तो, मेरे से पढ़ रहे हो, बस पढ़ते चले जाओ और धीरज धीरज से पढ़ो। मेरे से तो पढ़ रहे हो, धैर्य से पढ़ो तो सब समझ में आएगा। ठीक है सर आगे बताओ, आपने हमें जोश दिला दिया। तो लो, ये एसेट्स ऑन हायर परचेज है, हम जानते हैं। अब ये देखिए, लेजर पोस्टिंग सभी बच्चों को पता है, अगर एसेट्स ऑन हायर परचेज डेबिट है तो डेबिट में ही पोस्टिंग होनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर यहाँ पर एंट्री करेंगे आप टू हायर वेंडर के नाम से। अगर आप हायर एसेट्स ऑन हायर परचेज लिख रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर उसका नाम आता नहीं है, किसका आएगा, हायर वेंडर का। तो आप हायर वेंडर लिख दीजिए यहाँ पे। सर ये तो बहुत आसान है, आगे बताओ। मैंने आगे लिख दो कैश प्राइस, कि ये कैश प्राइस से एंट्री होनी है। ठीक है सर, मैंने कहा अब आपको किस चीज की एंट्री करनी है। अब आप ढूंढें किस एंट्री के अंदर एसेट्स ऑन हायर परचेज है। क्या पहली एंट्री के अंदर है, हाँ हमने पोस्टिंग कर दी। क्या दूसरी एंट्री के अंदर एसेट्स ऑन हायर परचेज लिखा है, नहीं। ठीक है, क्या तीसरी एंट्री के अंदर एसेट्स ऑन हायर परचेज लिखा है, आपने कहा नहीं। ना फोर्थ एंट्री के अंदर है, फिफ्थ एंट्री के अंदर है, तो मैंने कहा बस तो फिफ्थ एंट्री की है, पोस्टिंग कर दो। बाय डेप्रिसिएशन, एसेट्स ऑन हायर परचेज क्रेडिट था ना, तो क्रेडिट था तो क्रेडिट में पोस्टिंग हो गई, लेकिन नाम किसका आ गया, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देंगे। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, WDV मेथड से है या स्ट्रेट लाइन मेथड से है, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। और यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस CD। सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो कहता ही था बच्चों कि हायर परचेज सबसे आसान। तो लो बच्चों, ये हमने पहला साल कर दिया। अब आपका मन में विचार उठेगा, सर मैंने कहा बोलो सर, साथ साथ आप हायर वेंडर का अकाउंट भी बना के दिखा दो ना। तो मैंने कहा लो फिर यहां बना लो हायर वेंडर का अकाउंट, खींचो यहां पर एक लाइन, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर। तो चलिए बच्चों, अब हायर वेंडर के लिए आप क्या काम करने वाले हैं, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, ये आ जाएगा रुपी, फिर पर्टिकुलर रुपी। सर पोस्टिंग हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं बच्चों, मैं ही बताऊंगा। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर हायर वेंडर देखो क्रेडिट साइड में है, तो हमने क्या पोस्टिंग करनी है, क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग करनी है, लेकिन किस नाम से हो जाएगी, एसेट्स ऑन हायर परचेज के नाम से। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बाय एसेट्स ऑन हायर परचेज। अच्छा, कैश प्राइस से, वही तो ये पहले की एंट्री हो गई। और ढूंढो हायर वेंडर कहां पर है। सर सेकंड एंट्री में भी है, तो मैंने कहा फिर पोस्टिंग कर दो टू बैंक। तो ये टू बैंक करके आपने डाउन पेमेंट की पोस्टिंग कर दी, ये डाउन पेमेंट हो गया।
फिर देखो हायर वेंडर, देखो थर्ड एंट्री के अंदर भी है लेकिन क्रेडिट साइड में हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे लेकिन किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, तो आप लिखें बाय इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने कहा वही तो, लिखते जाओ बस। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से करते हैं, सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। तो हमारी थर्ड एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि फोर्थ एंट्री की। तो फोर्थ एंट्री किस चीज की है, हायर वेंडर टू बैंक। तो अब हायर वेंडर टू बैंक में आप क्या काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू बैंक। यहां पर क्या लिखने वाले हैं आप, टू बैंक। और टू बैंक करके क्या लिखेंगे, टू बैंक करके, ऐसा क्यों, फोर्थ एंट्री में देखो आप हायर वेंडर डेबिट में है ना, तो बस टू बैंक करके लिख देंगे हम यहां पर। यह आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, दोनों मिला के हमने पेमेंट कर दिया, तो इसकी भी पोस्टिंग हो गई। अब देखो क्या हायर वेंडर और लिखा हुआ है, सर फिफ्थ एंट्री में भी नहीं है, सर सिक्स्थ एंट्री में भी नहीं है। तो मैंने कहा बस फिर अब आपको क्या काम करना है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल लगाना है और इसका बैलेंस निकालना है और टू बैलेंस सीडी करके इनका बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो ये देखिए, अब आप इसको करते हैं टोटल, ये भी कर दें टोटल। अब देखिए बच्चों क्या चीज है, अब सीडी बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया, जो सीडी आया था बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर से सीडी आया था वही बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, सीडी बीडी में ट्रांसफर हो गया। सर आगे बताओ। तो मैंने कहा लो फिर। अब जैसे कि देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि अभी ये एंट्री, मैंने आपको पहले भी बात डिस्कशन किया था आप लोगों से कि जो पहली एंट्री है आपकी, पहली एंट्री कैश प्राइस की होती है वन टाइम, दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की होती है, ये भी वन टाइम, ठीक है, वन टाइम, ये भी वन टाइम। लेकिन हर साल हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा, हर साल हमारी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी, ठीक है, और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हर साल डेप्रिसिएशन को पीएनएल से अपन ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज, पहली दो एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्री हर साल होनी है। तो इसलिए कैश प्राइस वाली एंट्री और डाउन पेमेंट वाली एंट्री आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अब थर्ड एंट्री से हम रिपीट करेंगे। तो चलिए देखें, हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय इंटरेस्ट। तो लिख दीजिए यहां पर बाय इंटरेस्ट। तो हायर वेंडर कहां पर था, क्रेडिट साइड में था, ये दूसरे साल की एंट्री है, बाय इंटरेस्ट था। और ये देखिए बाय इंटरेस्ट करके हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद अब आप देखिए हायर वेंडर यहां पर भी आ रहा है, हायर वेंडर टू बैंक, तो आप टू बैंक करके कर देंगे, यहां पर टू बैंक करके लिख दीजिए, टू बैंक। और टू बैंक करके किस चीज का अमाउंट आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट का, तो यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, अब ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ड्यू की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की हो गई। और कहीं हायर वेंडर है, नहीं सर और कहीं हायर वेंडर नहीं है। तो और कहीं हायर वेंडर नहीं है तो बस इसको आप बैलेंस सीडी करके एंट्री कर दो। सर मैंने कहा बोलो सर ये तो सिंपल एंट्रीज है। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, एंट्रीज सारी सिंपल है। सर हम लोगों को चिंता हो रही है। मैंने कहा किस बात की, सर अगर गुड्स रीपोजेशन होता है तो कैसे एंट्री करते हैं। मैंने कहा बच्चों गुड्स रीपोजेशन के वक्त जब केस आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, पहले हमें बेसिक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद जब रीपोजेशन के क्वेश्चन आएंगे तो रीपोजेशन के क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, क्योंकि हमें स्टेप टू स्टेप चलना है। अब देखिए बच्चों, अब ये यहां पर हमने अपना पहले साल की भी एंट्री कर ली, यहां पर दूसरे साल की भी एंट्री कर ली, लेकिन अब हम एसेट्स ऑन हायर परचेज को भी पहला साल कर चुके हैं, अब हम दूसरे साल की भी पोस्टिंग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर की एंट्री करते तो क्या करते, CDBD में ट्रांसफर हो जाता, टू बैलेंस BD। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये कहां ट्रांसफर हो जाता, टू बैलेंस BD करके। सर आगे बताओ। मैंने आगे यही है बच्चों, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर केवल डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी यहां पर। मैंने कहा हाँ बच्चों, क्योंकि एसेट्स ऑन हायर परचेज की जो एंट्री है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स ऑन हायर परचेज, खाली यही एक ऐसी एंट्री है जो रिपीटेड है, क्योंकि एसेट ऑन हायर परचेज जो फर्स्ट एंट्री के अंदर आ रहा है वो रिपीट नहीं होनी है, वो तो कैश प्राइस की वन टाइम एंट्री है। तो चलो यहां पर हम पोस्टिंग कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या पोस्टिंग कर दी, बाय डेप्रिसिएशन, और अब बाय डेप्रिसिएशन लिखते ही ये हमारा दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। तो बाय बैलेंस सीडी। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, मैंने कहा क्या सर एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो बच्चों। सर अभी तो आपने 2 सालों की एंट्री की है, क्या 3 साल की एंट्री होगी तो वो भी ऐसी ही होगी? मैंने कहा हाँ। सर क्या 4 सालों की एंट्री होगी तब भी ऐसी होगी? मैंने कहा हाँ। सर क्या 5 सालों की एंट्री होगी तब भी ऐसी होगी? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, जब तक की इंस्टॉलमेंट पेमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक यही सारी एंट्रीज आपको करनी है। अच्छा सर, अब बात समझ आई कुछ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पर कि हमने सब बात समझ ली कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है हायर परचेजर की बुक्स के अंदर, हायर वेंडर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है। मैंने आपको हायर परचेजर की बुक्स में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसकी फॉर्मेट भी समझा दिया आपको, जब अकाउंट्स आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, कैसे लेजर पोस्टिंग होगी। अब मैं आपको बच्चों ये बात बताने जा रहा हूं कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस करने हैं। तो देखिए टॉपिक्स किस तरीके से रहेंगे आपके, टॉपिक्स टू बी डिस्कस, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको बीच बीच में रोड मैप को क्लियर करता चलूंगा कि हमारा चैप्टर कौन सी दिशा में चल रहा है, हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपने ये सारी बातें, बेसिक बात तो समझ ली कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कैश प्राइस ही नहीं देते। बेसिकली बात यहां पर है कि आपकी जो पहली एंट्री है हायर परचेजर की बुक्स में हो या हायर वेंडर की बुक में हो, तो जो एग्रीमेंट के ऊपर आप पहली एंट्री करते हो वो करते हो कैश प्राइस से। और मजे की बात यह है कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस ही नहीं देंगे और बोलेंगे आप कैश प्राइस निकालो। यानी आपके क्वेश्चन 2 तरीके के हैं बेसिकली। एक तो वो जब आपको कैश प्राइस भी दे रखी है, इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन की रेट भी दे रखी है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दे रखा है, यानी हर चीज गिवन है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉर्मल तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे तरीके के क्वेश्चन तब आएंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस नहीं दे रखी होगी, हमें कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैश प्राइस निकालने के भी फिर 2 मेथड है, वो भी आपको क्लियर करता हूं। फिर तीसरे तरीके के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको ना कैश प्राइस भी नहीं दे रखी होगी, मे बी पॉसिबल कि आपको कैश प्राइस निकालनी हो, और फिर आगे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। सर एक बार बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे तो क्या वो भी निकालनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ बच्चों, आगे जाके आपके मे बी पॉसिबल इस तरीके के भी क्वेश्चन है, आगे जाके इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे आपके कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको IRR मेथड से निकालनी है। अच्छा, मैंने कहा वही तो सर, और किस किस तरीके के क्वेश्चन है? मैंने कहा बेटे धीरे धीरे करके इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और जब आपको ये सब समझ में आने लगेगा फिर आपको क्या बात बोलेंगे कि जो हायर परचेजर था, जो किस्तें चुका रहा था, उसने 2 किस्तें चुकाई, तीसरी किस्त नहीं चुकाई, या 3 किस्तें चुकाई, चौथी किस्त नहीं चुकाई। इस तरीके से कि अगर कोई परचेजर पर्टिकुलर कोई किस्त नहीं चुकाता तो हम क्या करते हैं, उसके गुड्स को जब्त कर लेते हैं, उसकी एसेट्स को जब्त कर लेते हैं। तो गुड्स, उसको कहते हैं गुड्स का रीपोजेशन करना। तो रीपोजेशन करने पर क्या एंट्रीज होती हैं, तो उन सब बातों की चर्चा करनी है। ठीक है सर, इसका मतलब सफर लंबा है अभी इस चैप्टर का। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, इस चैप्टर का सफर अभी लंबा है और धीरे धीरे करके करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अब आप सीए इंस्टीट्यूट पे चिट्ठी लिख देना कि पेपर टफ से टफ बनाना, क्योंकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए हमें स्टार्ट करते हुए चलना है कि क्या क्या है और रोड मैप को क्लियर करते हुए चलना है कि हमें चैप्टर कौन सी दिशा में लेके जाना है। सर आगे बताओ, आप हमें मोटिवेट कर देते हो। तो मैंने कहा लो, फिर हमें सबसे पहले सीखना है एसर्टेनमेंट ऑफ कैश प्राइस, यानी कैश प्राइस को कैलकुलेट करना सीखना है। तो देखिए बच्चों, कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल वैल्यू, यानी एन्युटी टेबल वैल्यू को आप यूज नहीं करेंगे। और कौन सा मेथड करेंगे? हम करेंगे
रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। अच्छा सर इसमें भी कुछ फॉर्मूला होंगे? फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल एक मेथड है, उस मेथड को रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से अपन को सॉल्व करना है, मैं सिखा दूंगा आपको। सर दूसरा बताओ। मैंने कहा दूसरा है सर हम जानते हैं ऊपर विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल वैल्यू है, तो ये विद यूजिंग एन्युटी टेबल वैल्यू होगा। मैंने कहा बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल वैल्यू, एन्युटी टेबल वैल्यू के थ्रू कैश प्राइस निकालना। अच्छा सर आगे। मैंने कहा इसके बाद बेटे जब आपको कैश प्राइस समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के भी क्वेश्चन सीखने हैं। एसर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एसर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब एसर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर भी दो तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। कैसे कैसे? तो देखिए बच्चों, पहला एक तरीके का क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन कैश प्राइस, जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस भी दे रखी हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा हो। व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी सब कुछ दे रखा है, एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन, यानी सब कुछ दे रखा है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? फिर तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करो बस, खत्म। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन कैश प्राइस, when cash price and amount of installment, when cash price and amount of installment, amount of installments are given, but rate of interest is not given, but rate of interest, अगर इसमें rate of interest नहीं दे रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो क्या करें? ऐसी स्थिति के अंदर IRR मेथड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा मेथड लगाएंगे? IRR मेथड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सर, मैंने कहा बोलो। सर अब हम आपकी सारी बात समझ गए कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, क्या क्या करना है। सर मैंने कहा बोलो। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला तरीका सबसे ज्यादा आसान है, यहाँ पर तो कोई दिक्कतों का सामना ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। मैंने कहा वही तो बेटे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ दे रखा है, फिर आपको जो सीखना है कैश प्राइस निकालना सीखना है, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखना है, फिर कैश प्राइस भी आपको दोनों मेथड से बात समझ में, मतलब दोनों मेथड से आपको करनी है। सर आप सर एक क्वेश्चन करा दो, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटे, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपको मेरी सारी बातें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी। बेटे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मॉड्यूल के वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपकी सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन कवर अप करते हुए चलूं। एमटीपी, आरटीपी, इन सब के जितना भी आपका स्टडी मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट से अवेलेबल है, उन सबके वो सारे क्वेश्चंस को कवर अप करता हुआ चलूं जिनसे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप सीए इंस्टीट्यूट को क्या लिख सको? चिट्ठी लिख सको। सर ये आप चिट्ठी वाली जब बात कहते हो तो हमें मोटिवेट हो जाते हैं कि हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। हाँ बच्चों, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, बस मेरे साथ साथ आप करते चले जाएं, मेरे सारी क्लासेस को आप लेते चले जाएं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं होगी। और अकाउंटिंग के लिए आप चिट्ठी लिख पाएंगे सी इंस्टीट्यूट को कि हम एक एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनाना, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर, आगे बढ़े सर। तो मैंने कहा उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन करेंगे हम, एक एग्जाम्पल है आपके मॉड्यूल का। तो सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ये है एग्जाम्पल, तो आप लोग मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करें। हम इसको करेंगे सॉल्व और उससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हमको किस तरीके से हैंडल करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते वक्त आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से तसल्ली से पढ़ें और उसकी गिवन दैट इंफॉर्मेशन ज़रूर लिख दें। जैसे
मैं इंफॉर्मेशन गिवन दैट आपको लिख के देता हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसमें सारी यही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो गिवन दैट इंफॉर्मेशन में आप क्या लिखें कि इसमें देखिए हायर परचेजर का नेम दे रखा है। हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर है HP मेजर्स। HP मेजर्स हायर परचेजर है, ठीक है। और हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर हैं FM मेजर्स, HP मेजर्स और FM मेजर्स। तो देखिए बच्चों, अब इंफॉर्मेशन में आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको डाउन पेमेंट यानी DP जिसे अपन बोलते हैं, डाउन पेमेंट हमें दे रखी है। कितनी है? 1 जनवरी 2021 पे, सॉरी। तो देखिए बच्चों, आपको आपके क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स आपको दे रखी है। डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स क्या दे रखी है? इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपसे बोलूंगा DOP, यानी डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ एक्विजिशन। DOP या DOA आप कुछ भी बोल सकते हैं। 1 जनवरी 2021 में आपने अपनी एसेट्स परचेज किया है, ठीक है। अच्छा, एसेट्स कौन सी है जो आप परचेज कर रहे हैं? वो एसेट्स कौन सी है? वो है पिकअप वैन। पिकअप वैन आपने परचेज किया है, ठीक है। उस पिकअप वैन की कैश प्राइस कितनी है? उस पिकअप वैन की कैश प्राइस है ₹1 लाख, ठीक है सर। डाउन पेमेंट आपने कितनी पे की? डाउन पेमेंट परचेज करते वक्त हमारी जो डाउन पेमेंट है वो किया है हमने ₹40,000 का पेमेंट। और ये पहली इंफॉर्मेशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ और फिफ्थ इंफॉर्मेशन अब आप लिखें। इंटरेस्ट रेट कितनी है? इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो है 6% की रेट से 6% पर एनम। और इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो आपको ऑब्वियस ही बात है, ये अमाउंट आपने 1 लाख में से 40,000 का पेमेंट कर दिया। वो कहते हैं जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है। बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000, 20 हजार की आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ना, प्लस इंटरेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो कई बार क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया जाता है टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि ये जो अमाउंट दे रखा है वो प्रिंसिपल, यहां पर तो ये प्रिंसिपल का अमाउंट है, यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दे रखा होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो वो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ होता है। लेकिन याद रहे बच्चों, जब भी आपको एंट्रीज करनी है वो विद इंटरेस्ट आपको एंट्री करनी है। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको जोड़ना है, और जुड़ा हुआ है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट बताना चाहता हूं, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है यहां पर दे रखा है, क्योंकि प्लस इंटरेस्ट ऊपर लिखा हुआ है इसमें। ठीक है सर, आगे बताएं। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो मैंने कहा आगे लिखो। क्वेश्चन के अंदर लिखा है डेप्रीसिएशन 10% पर एनम is using, depreciation 10% per annum using straight line method। अच्छा क्या SLM मेथड है और क्या है, सेम डेप्रिसिएशन चलेगा। सर ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने खूब किया, इसमें तो PhD कर रखी है डेप्रिसिएशन। मैंने कहा तो बस फिर कौन सी बड़ी बात है। सर ये बात भी लिखवा दो ना सर, हम भूल जाएंगे कि दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कि जब इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ हो और जब इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ ना हो। मैंने कहा ठीक है बच्चों, डालो यहाँ हाथ का निशान और लिख लो, यहाँ लिख लो आपके नोट पॉइंट्स पे। सर जैसे क्वेश्चन के अंदर नोट आते रहेंगे, कुछ नई नई बातें आती रहेंगी, तो हम नोट फॉर्मेट में उसको नोट डाउन करते जाए ना। मैंने कहा बिल्कुल, लिखें इट इज
टू बी नोटेड, क्या नोट करना है, इट इज टू बी नोटेड, क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सर कैसे? वही जो मैंने अभी आपको बताए थे, एक ये, एक ये। when amount of interest is included in each installment, when amount of interest is included in, when amount of interest is not included in each installments। अच्छा सर अब समझ में आ गई आपकी बात। When amount of interest is included in each installment, when amount of interest is not included in each installment। मैंने कहा बस बच्चों अब क्या करना है, अब हमें एंट्री करनी है। सर इस क्वेश्चन के अंदर तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है ना? मैंने कहा हाँ बच्चों लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो। इन द अबव क्वेश्चन, ये मैंने अंडरलाइन भी तभी किया, प्रिंसिपल का अमाउंट दे रखा है। इन द अबव क्वेश्चन amount of interest is not included, amount of interest is not included in each installments। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों अब हमें क्या काम करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज किस में करें, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो देखिए बच्चों हम जब एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, तो हमने एंट्री साइमल्टेनियसली करनी है। तो साइमल्टेनियसली एंट्री करने से हम लोगों को फायदा ये होगा कि हमें साथ साथ आपको ये पता लगता चला जाएगा कि अगर हायर परचेजर की बुक्स में अगर हम ये एंट्री करते हैं और ये एंट्री अगर हायर वेंडर की बुक्स में करते हैं तो क्या होगी। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम चलते चले जाएं तो सबसे पहली एंट्री जो मैंने आपको बताया था वो एंट्री होती है हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहली एंट्री होती है हायर परचेजर की बुक्स के अंदर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, एसेट्स ऑन हायर परचेज टू हायर वेंडर। तो एसेट्स कौन सी परचेज की थी हमने, पिकअप वैन। तो एसेट्स हमने परचेज की थी पिकअप वैन, तो आप एंट्री क्या करने वाले हैं, पिकअप वैन, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, टू FM मेसर्स अकाउंट। ये FM मेसर्स कौन था, FM मेसर्स था हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का नेम लिख देते हैं और ये एंट्री होती है हमारी कैश प्राइस से। तो कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स कितनी थी हमारी 1 लाख की, तो आप ये एंट्री 1 लाख रुपीज से कर देंगे। तो आप यहां लिख दीजिए 1 लाख और यहां पर भी लिख दीजिए 1 लाख। अब हमें अगर ये देखें कि साइमल्टेनियसली वेंडर की बुक्स में इस चीज की क्या एंट्री होती है, उस वेंडर की बुक्स के अंदर क्या होती है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। और हायर परचेजर का क्या नाम था, HP सेल्स। तो अब आप यहां एंट्री करेंगे HP मेसर्स, HP मेसर्स था नाम था इसका। तो HP मेसर्स अकाउंट डेबिट, HP मेसर्स अकाउंट डेबिट टू ऑब्वियस सी बात है वेंडर के लिए सेल्स है, तो टू सेल्स अकाउंट। और यहां भी एंट्री 1 लाख से हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप यहां पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस टू मेसर्स, टू HP मेसर्स। ठीक है जी,
और यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ नरेशन आ जाएगा बीइंग, इसने परचेज किया हायर परचेजर ने, तो ये आ जाएगा बीइंग, ये आ जाएगा बीइंग परचेज ऑफ पिकअप वैन, बीइंग परचेज ऑफ पिकअप वैन, बीइंग परचेज ऑफ पिकअप वैन ऑन हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस, ठीक है, फ्रॉम, किससे परचेज किया है, वेंडर का नाम FM मैसर्स, ठीक है जी। तो ये एंट्री आपने कैश प्राइस से कर दी दोनों एंट्री। अब जो सेकंड एंट्री हमें करनी है वो भी 1 जनवरी 2001 पे ही होगी, और ये होगी अब आपकी एंट्री डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट की एंट्री, डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना है हमारा, 40,000 का है। तो डाउन पेमेंट की एंट्री हम क्या करते हैं, हायर वेंडर टू बैंक, तो हायर वेंडर का नाम वही FM, तो आ जाएगी यहाँ पर FM मेजर्स। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी FM मेसर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम एंट्री करते हैं हायर वेंडर टू बैंक, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी FM मेजर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी 40,000 से, और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट पेड ऑन, द अमाउंट पेड ऑन signing the HP contract, signing the hire purchase contract। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब हम साइनिंग पर पेमेंट करते हैं तो वो कौन सा पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट। तो अब हम बात करेंगे हायर सेल्स की बुक्स के अंदर, अपने हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। अब आपको बात करनी है हायर वेंडर की बुक्स के अंदर, तो हायर वेंडर की बुक्स में आप इसी चीज की क्या एंट्री करेंगे, जब ये पेमेंट कर रहा है हायर परचेजर, तो ऑब्वियस सी बात है हायर वेंडर उस पेमेंट को रिसीव करेगा, और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और हायर परचेजर का नाम क्या है, HP मेजर्स, 40,000 से। तो यानी हमने कैश प्राइस और डाउन पेमेंट की एंट्री तो कर दी, और यहां पर आप लिखेंगे बीइंग, नरेशन वही आएगा, बस पेड की जगह रिसीव आ जाएगा, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन, being the amount received on signing the HP contract, ठीक है जी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाउन पेमेंट की इस एंट्री के बाद, तो देखिए बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि डाउन पेमेंट की इस एंट्री के बाद अब हमने क्या काम करना है, अब थर्ड एंट्री हमारी किस चीज की होगी, इंटरेस्ट ड्यू की। तो अब एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की। तो हायर परचेजर की बुक्स के अंदर जब ऑब्वियसली बात है हायर परचेजर को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इसके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मैसर्स, तो ये कितने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा यही होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, और ये क्या एंट्री करेगा, और इसकी बुक्स के अंदर एंट्री क्या होगी, इसकी बुक्स के अंदर एंट्री होगी HP मैसर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको इंटरेस्ट रिसीव होगा, किससे होगा, HP मैसर्स से। तो HP मैसर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट की एंट्री होनी है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट हम कितना लिखें, तो उसके लिए हमें अब क्या काम करना है, उसके लिए अब हमें इसके अकाउंट बनाने हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इसके अकाउंट बनाना। तो अकाउंट बनाएंगे, उससे अपन को ये बात साफ समझ में आती चली जाएगी कि किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं और कैसे इसकी
इंटरेस्ट का अमाउंट हम निकालते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ इसका अकाउंट बनाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखें डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर एंड ये अमाउंट। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप हायर वेंडर का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ, पहले हम इन द बुक्स किसकी बुक्स के अंदर कर देते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब आप हायर परचेजर की बुक्स के अंदर काम कर रहे हैं। हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर है एचपी मैसर्स, एचपी मैसर्स। तो एचपी मैसर्स की बुक्स के अंदर हम किसका अकाउंट बनाएंगे? एफएम मैसर्स। एफएम मैसर्स कौन है? वेंडर। तो वेंडर का, हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे हम। तो चलिए यहां पर आप लिखिए डेट, हमेशा ऐसे ही होता है। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर आपने किसका नाम लिखा है? जो जर्नल एंट्रीज के अंदर आपने एफएम मैसर्स यानी हायर वेंडर का नाम लिखा है, तो हायर वेंडर की अकाउंट बनेगा इसके अंदर। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से आ जाएगा डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। और इसी के साथ साथ हम साथ एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये लिखिए आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और ये बन जाएगा किसका अकाउंट है? आपका पिकअप वैन का। तो ये बन जाएगा आपका पिकअप वैन का अकाउंट। तो चलिए एसेट्स ऑन हायर परचेज यानी पिकअप वैन अकाउंट। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम इसकी पोस्टिंग करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी पोस्टिंग करेंगे हायर वेंडर। आप देखेंगे हायर वेंडर का नाम कहां पर दे रखा है? आपने देखा कि हायर वेंडर का नाम दे रखा है आपको। तो हमने क्या चीज देखी? हायर वेंडर का नाम दे रखा है हमें पहली एंट्री के अंदर एफएम मैसर्स। अब देखिए एफएम मैसर्स क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में ही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन नाम किसका आ जाएगा? पिकअप वैन का। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे जनवरी 2001 पे बाय पिकअप वैन। तो बाय पिकअप वैन आ जाएगा और 1 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हो गई 1 लाख रुपीज से। ठीक है जी। अब देखिए, अब आपको क्या काम करना है? अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखिए, नेक्स्ट एंट्री के अंदर एफएम मैसर्स लिखा हुआ है, एफएम मैसर्स टू बैंक। यानी हमें उन्हीं एंट्रीज को पिकअप करना है, जहां उन्हीं एंट्री को पिक करके हमें पोस्ट करना है जिसमें वेंडर का नाम हो। तो यहां पर फिर से एफएम मैसर्स का नाम लिखा हुआ है सेकंड एंट्री के अंदर, यानी वेंडर का नाम। वेंडर टू बैंक एंट्री है तो वेंडर के अकाउंट में जाकर आप क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन नेम किसका आ जाएगा? बैंक का। तो हम लिखेंगे वही टू बैंक। जनवरी पे एंट्री होगी ये, एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी पर हुआ था। तो यहां पर मैंने आपको 1 जनवरी डेट भी लिखवाई थी, ये रही डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आप ये टू बैंक करके डाउन पेमेंट की एंट्री भी, इसकी डाउन पेमेंट की एंट्री की पोस्टिंग भी हम कर देंगे। और 40,000 का डाउन पेमेंट था। तो देखिए बच्चों, अब 40,000 का डाउन पेमेंट होने के बाद अब इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर होती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो किस रेट से इंटरेस्ट है हमारा? हमारा इंटरेस्ट है 6% पर एनम की रेट से। क्वेश्चन के अंदर लिखा था 5th नंबर के पॉइंट पे मैंने, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6% पर एनम। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है। तो 1 लाख रुपीज था कैश प्राइस, 40,000 का डाउन पेमेंट हो गया। तो अब हम अगर देखते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है,
तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस कितना है। तो अब ये एंट्री हो जाएगी आपकी 31st, क्योंकि ईयर एंडिंग पे होती है, तो 31 दिसंबर 2001 के ऊपर अब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो यानी ये जो एंट्री होनी है इंटरेस्ट की, वो होनी है ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2001 में आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। अब देखना ये कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था। तो अब आप देखें 1 लाख की कैश प्राइस थी, उसमें से 40,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो ये तो आपने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, इस पर तो इंटरेस्ट होगा नहीं, तो इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पर होगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख में से 40,000 गए, 1 लाख में से 40,000 गए, तो बच गए 60,000। उस 60,000 के अमाउंट के ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो 6% की रेट से करेंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3600। तो ये 3600 से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, और ऑब्वियस सी बात है ये एंट्री भी 3600 से ही होनी है, 3600। अब देखिए बच्चों, अब है क्या, अब यहां पर वेंडर का नाम है, तो वेंडर का नेम यहां पर क्रेडिट में है, तो आपकी क्रेडिट में ही पोस्टिंग होगी, लेकिन नेम किसका आ जाएगा, इंटरेस्ट का। तो अब यहां पर हमको क्या काम करना है, बाय इंटरेस्ट करके, बाय इंटरेस्ट अकाउंट करके पोस्टिंग करनी है 3600 की। अब देखिए बच्चों है क्या, अब है क्या इसके अंदर, अब आपकी जो फोर्थ नंबर की जो हमारी एंट्री होनी है वो किस चीज पर होनी है, फोर्थ नंबर की एंट्री होनी है हमारी, फोर्थ नंबर की एंट्री हम करेंगे इंस्टॉलमेंट पेड की। फोर्थ नंबर की एंट्री हम किस चीज की करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेड की। तो देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, हम 31 दिसंबर यानी पहले साल के एंड पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने जा रहे हैं वो 31 दिसंबर 2001 पे करेंगे, और एंट्री करेंगे आप हायर वेंडर टू बैंक, उसमें अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़कर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे FM यानी हायर वेंडर टू बैंक करते हैं, तो FM मैसर्स अकाउंट डेबिट, FM मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, FM मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये किस चीज की एंट्री है, इंस्टॉलमेंट की। नरेशन लिखें बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट along with इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। तो देखिए बच्चों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारा कितना था, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था, हमने देखा था यहाँ पे 20,000 की प्रिंसिपल अमाउंट था इंस्टॉलमेंट में, और उसके ऊपर प्लस करना था इंटरेस्ट का अमाउंट। तो चलिए 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, प्लस 3600 का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल मिला के हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बन गया 23,600, और 23,600 से ये एंट्री हो जाएगी। अब आती है कि साइमल्टेनियसली अगर हम सोचें कि वेंडर की बुक्स के अंदर इसी चीज की क्या एंट्री होनी है, अगर हम साइमल्टेनियसली सोचें कि वेंडर की बुक्स के अंदर इसी चीज की क्या एंट्री होनी है, ऑब्वियस सी बात है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो रिसीविंग पर एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीविंग पर यहां ऑब्वियस सी बात है यहां बैंक क्रेडिट हुआ है तो यहां बैंक डेबिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, हायर परचेजर का, टू HP मैसर्स, ठीक है। और ये हो जाएगी 23600 बीइंग, नरेशन लिखेंगे हम बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड, being first installment collected along with amount of interest। तो अगर हम इसके हिसाब से पोस्टिंग करते हैं तो FM मैसर्स कौन था, हायर वेंडर था, तो हायर वेंडर की बुक्स के अंदर क्या आ जाएगा, टू बैंक करके आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में ही है।
तो आप 31 दिसंबर पे 2001 में क्या लिखने वाले हैं? टू बैंक लिखने वाले हैं। और यहां अमाउंट आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी 20,000 प्लस और 23600, ये इंटरेस्ट का अमाउंट, तो आ जाएगा 23,600। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या चीज है, अब हमें निकालना है बैलेंस सीडी। अब हमें क्या निकालना है? बैलेंस सीडी। अब सारी एंट्री पहले साल की हो गई। अब जो एंट्री बची है फर्स्ट ईयर की, वो क्या बची है? फर्स्ट ईयर की जो एंट्री बची है आपकी 5th नंबर की एंट्री, वो बचा है एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, और कौन सी एंट्री बची है डेप्रिसिएशन के बाद? पीएनएल से चार्ज करने की एंट्री। तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की। अगर आप एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नाम आ जाएगा पिकअप वैन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन अकाउंट। कितने रुपए से आ जाएगा ये? तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने रुपए से आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, ये एंट्री हमारी हो जाएगी, हमारा कैश प्राइस का जो अमाउंट है वो था, एसेट्स की जो कैश प्राइस थी वो थी 1 लाख, और डेप्रिसिएशन की रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 10% पर एनम की रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV नहीं है ये। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही हमेशा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 10% की रेट से। तो 1 लाख का मैंने 10% निकाला तो कितना आ गया? 10,000। ये 10,000 आ जाएंगे, ठीक है जी। और आप नरेशन क्या लिखेंगे? being the depreciation charged at the rate 10% per annum on rupees 1 लाख। अब देखिए बच्चों, यही एंट्री अगर हम सोचें कि वेंडर की बुक्स के अंदर क्या होगी, तो जवाब है कि वेंडर की बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है, और जबकि हायर वेंडर के लिए ये पूरा जो प्रोसीजर था वो उसके लिए सेल्स था, उसकी एसेट्स परचेज नहीं था। एसेट्स परचेज तो हायर परचेजर ने उसको ट्रीट किया था, हायर परचेजर के लिए वो एसेट्स थी, लेकिन हायर वेंडर के लिए एसेट्स छोड़ना थी। तो इसके लिए एसेट्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। अब 6th एंट्री की बात अगर आप करें तो ये पीएनएल से चार्ज करने की हम एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप जब चार्ज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आएगा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो कहां लिखते हैं डेप्रिसिएशन को? डेबिट साइड में लिखते हैं ना, टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो बस, तो उसी से ही हमने एंट्री बना ली। क्या? उसी से हमारी एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये देखिए पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखते हैं ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो बस, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहले साल की एंडिंग हो जाएगी। इसको भी आप 31 दिसंबर पे लिखें, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अपन ईयर एंडिंग पे करेंगे और उसको पीएनएल के ऊपर चार्ज भी हम ईयर एंडिंग पे ही करेंगे 31 दिसंबर पे। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 था और इंटरेस्ट का अमाउंट 3600, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 13,600। अब आप देखिए, क्या इसके अंदर कहीं पर भी, इन दो एंट्रीज के अंदर कहीं पर भी वेंडर का नाम था? आंसर है नहीं। तो जब वेंडर का नाम ही नहीं था तो वेंडर की जो अकाउंट है उसके अंदर इसकी पोस्टिंग भी नहीं होगी। अब आपके मन में विचार उठेगा कि सर, क्या इस एंट्री की कॉरेस्पॉन्डिंगली वेंडर की बुक्स के अंदर एंट्री होगी? मैंने कहा हाँ सर, लेकिन डेप्रिसिएशन तो है नहीं। मैंने कहा डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो था। इंटरेस्ट इसने पे किया था, उसने रिसीव किया था, तो हम इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो सर हमें कैसे पता लगेगा किस किस को हम पीएनएल से चार्ज करेंगे?
मैंने कहा जो जो पीएनएल अकाउंट के आइटम है वो सारे पीएनएल से चार्ज होते हैं ईयर एंडिंग के ऊपर। ठीक है सर, तो सर ये एंट्री भी वही 31 दिसंबर। मैंने कहा बिल्कुल। सर ये अकाउंट तो आपने बना लिया, पहला साल तो खत्म हो गया। मैंने कहा बिल्कुल बेटे खत्म हो गया, अब आप इसको बैलेंस शीट कर दो। अब हम देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट कितना है। तो अब हम निकालेंगे इसका टू बैलेंस शीट 31 दिसंबर पे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आप निकालेंगे इसका। और ये देखिए आप, ये हमने यहां पर किया 1 लाख क्रेडिट साइड को जोड़े आप पहले, प्लस 3600 और उसमें से माइनस करें अगर आप 40,000 और माइनस करें 23600 तो आपके पास बैलेंस कितना आएगा। 1 लाख में से 1 लाख में सबसे पहले हमने 3600 जोड़ा तो 1,03,600 आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल लिख देते हैं 103600 और उसमें से आप माइनस करें 40,000 और माइनस करें 23600 तो अब हमारे पास बैलेंस में कितनी किस्तें और बचती हैं 40,000 की। इसका मतलब है अभी हमारे पास इंस्टॉलमेंट को अभी भी स्टिल जो हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट करना है वो कितना करना है, ओवरऑल 40,000 रुपीज का। तो 103600 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब बात यहां पर आती है, ये एंट्रीज तो हमने पहले साल की एंट्रीज तो हमने कंप्लीट कर ली। अब मन में एक विचार उठता है, सर अब दूसरे साल के अंदर एंट्रीज कैसे होंगी। अब क्या हमारा ईयर 1 जनवरी 2002 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। सर सारी एंट्रीज रिपीट करें। मैंने कहा देखो बेटे, दूसरे साल से कैश प्राइस की कोई एंट्री, जो आप कैश प्राइस की फर्स्ट एग्रीमेंट पर एंट्री की थी वो नहीं होती। ठीक है, दूसरी डाउन पेमेंट वाली एंट्री भी नहीं होती। ठीक है जी, डाउन पेमेंट वाली एंट्री भी नहीं होती। और अब हम जो एंट्री करेंगे वो किस चीज की एंट्री करने वाले हैं। अब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट जो हम बना रहे थे, इसको भी मैं आप लोगों को साथ साथ साइमल्टेनियसली पूरा कराना चाहता हूं। कुछ नहीं है बेटे, नॉर्मल एंट्रीज है। अब आप इस बात को जानते हैं, लेजर पोस्टिंग का ये नियम जानते हैं। अगर आप पिकअप वैन में, अगर आप यहां पर जो वेंडर के अकाउंट के अंदर अगर आप पिकअप वैन लिख रहे हैं तो पिकअप वैन के अंदर आप क्या लिखेंगे, टू वेंडर यानी टू एफएम मेसर्स कितने रुपए से लिखेंगे, 1 लाख से। 1 जनवरी 2001 में हो जाएगी ये। ठीक है जी। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए ये जो एंट्री की थी हमने पिकअप वैन, यहां पर देखो शुरू से लेके देखिए पिकअप वैन का नाम क्या था। तो पहली एंट्री में था पिकअप वैन का नाम, फिर पिकअप वैन का नाम कहीं पर भी नहीं था, फिर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री के अंदर आया पिकअप वैन का नाम। तो अब इसका मतलब ये हुआ पिकअप वैन देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है, तो आप क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन नेम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का। तो अब हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, 31 दिसंबर पे 2001 में आप नेम लिखने वाले हैं बाय पिकअप वैन, बाय पिकअप वैन। ठीक है, और वो अमाउंट आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 10,000 का। तो देखिए बच्चों, पिकअप वैन की क्या वैल्यू बची है, एक साल के एंड पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब हमारी पिकअप वैन की जो वैल्यू बची है, तो 1 लाख में से 10,000 गए तो बची है 90,000। और ये आ जाएगा यहां पर टोटल, और ये भी आ जाएगा यहां पर टोटल। तो ये हो गया 1 लाख और ये भी हो जाएगा यहां पर 1 लाख। ठीक है जी, तो पहले साल का ये भी कंप्लीट हो गया। अब साइमल्टेनियसली हम दूसरा साल कंप्लीट करेंगे और दोनों को देखेंगे कि किस तरीके से होना है। तो देखिए, दूसरे साल के अंदर हमें एंट्री करनी है एक तो इंटरेस्ट ड्यू की। तो आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2002 इंटरेस्ट ड्यू की। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या करने वाले हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नेम एफएम मेसर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स। और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका हायर परचेजर का नेम एचपी मेसर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
और हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100, यही होता है। तो अब हम अपने अकाउंट में देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है। देखिए बच्चों, 31 दिसंबर 2001 यानी पहले साल के एंड पर जो बैलेंस था उसको हम अगले साल में उतारेंगे 1 जनवरी 2002 में। टू बैलेंस सीडी जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी में। 40,000 का अमाउंट है। अब इस 40,000 के अमाउंट, यही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब इस 40,000 के अमाउंट पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब इस 40,000 के अमाउंट पे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 40,000 इंटू रेट अपॉन 100, और रेट थी 6%, तो इंटू 6 अपॉन 100 किया तो कितना आ गया 2400। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 2400। 2400। तो ये एंट्री हमारी 2400 से हो जाएगी। क्या इसकी पोस्टिंग करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 31 दिसंबर 2002 पर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट हम पे करेंगे उसकी भी एंट्री कर लेनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हायर वेंडर कौन है यहां पर, FM मैसर्स। तो FM मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, FM मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए से हो जाएगी? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारा 20,000 का था, प्लस 2,400 रुपीज। तो हमने क्या देखा, 22,400 रुपीज से एंट्री हो गई। ठीक है। अब पहली एंट्री के अंदर तो मैंने आपको पहले साल में नरेशन बता दिया, वो नरेशन आप सेम यहां पर एज इट इज चिपका सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जब यहां पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है तो यहां पर आप इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू HP, यानी हम हायर परचेजर का नाम लिखेंगे HP मैसर्स अकाउंट, क्योंकि इसने रिसीव करना है। तो 22,400 से इंस्टॉलमेंट को ये रिसीव कर लेंगे। अब इसके बाद 31 दिसंबर 2002 पर अब हम करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और एसेट्स क्या थी, पिकअप वैन, टू पिक अप वैन। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास बैलेंस कितना था, 1 लाख की थी। उस पर पिछली बार डेप्रिसिएशन हमने 10,000 लगा चुके थे। अब 90,000 का बचा बैलेंस, लेकिन SLM मेथड के अंदर 90,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। SLM मेथड के अंदर हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। यही अगर WDV होता, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता, या WDV मेथड जिसे बोलते हैं होता, तो वहां पर 1 लाख पे पहले आप 10,000 माइनस करते, जो बैलेंस आता उस बैलेंस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता। लेकिन यहां पर हम 1 लाख के ऊपर ही निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में इसी पर ही होता है। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो वही 10,000 का डेप्रिसिएशन फिर से आ जाएगा आपका। क्या इस डेप्रिसिएशन की एंट्री वेंडर की बुक्स के अंदर होगी? आंसर है नहीं, इसकी बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो एसेट्स ट्रीट करता है केवल एंट्री उन्हीं की बुक्स के अंदर होती है। अब आती है बात यहां पर 31 दिसंबर 2002 पे ही अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, P&L से चार्ज करना पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर में किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट। तो देखिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 था और इंटरेस्ट का अमाउंट 2400 था। तो 10,000 और 2400 कितना हो गया, 12,400। तो 12,400 रुपीज हमारा चार्ज हो गया ये P&L से। और यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की, केवल इंटरेस्ट को करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस बार का इंटरेस्ट कितना है, 2400। तो ये हो गई आपकी थर्ड ईयर की भी एंट्रीज। तो चलिए इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो देखिए, पहली एंट्री के अंदर वेंडर का नाम है FM मैसर्स। तो अब आप एंट्री क्या करने वाले हैं, बाई इंटरेस्ट करके, क्योंकि FM मैसर्स क्रेडिट में था तो आपकी क्रेडिट में पोस्टिंग होगी 31 दिसंबर 2002 पे। लेकिन नाम किसका आ जाएगा यहां पर, बाय इंटरेस्ट आ जाएगा।
2400, तो ये वेंडर का अकाउंट बन रहा है हमारा। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं, तो थर्ड एंट्री की हमारी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, उसमें भी वेंडर का नाम है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं 22,400 से, तो वेंडर देखिए, वेंडर यहां पर डेबिट में है ना, तो वेंडर जब डेबिट में है तो लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट में एंट्री होगी, लेकिन टू बैंक लिख देंगे हम, और यहां आ जाएगा 31 दिसंबर 2002 टू बैंक। टू बैंक कितने रुपए से आ जाएगा? ये अमाउंट आपका आ जाएगा 22,400 से, क्योंकि 22,400 की ही इंस्टॉलमेंट थी। अब आती है बात यहां पर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या यहां पर वेंडर का नेम है? आंसर है नहीं। क्या यहां वेंडर का नेम है? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें करने के बाद अब हमने यहां पर बैलेंस सीडी करना है। तो अब आप 31 दिसंबर में सेकेंड ईयर को भी क्लोज कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। तो चलिए इसको क्लोज करके देखते हैं। 40,000 प्लस 2,400 माइनस 22,400, तो ये आ जाएगा 20,000। ये आ जाएगा बैलेंस। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है हमारा? 20,000 का। याद रहे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया हमने, 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, 2,400 का इंटरेस्ट होगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पर हमें ये इंटरेस्ट यानी जो 2400 मैंने जोड़ा था वो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं था, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड है, इसलिए हमने जोड़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं। अब इसी के साथ साथ हम पिकअप वैन का अकाउंट को भी सेकेंड ईयर को बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 जनवरी 2002। टू बाई बैलेंस सीडी है, तो ये टू बैलेंस बीडी में हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी कितने रुपए हो जाएगा? 90,000। और अब आप डेप्रिसिएशन हमने सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट लगाया? 10,000 का लगाया। तो देखिए पिकअप वैन लिखा हुआ है यहां क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी 31 दिसंबर 2002 बाय पिकअप वैन, बाय पिकअप वैन। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 का, और बाई बैलेंस सीडी करके इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है जी। तो बाई बैलेंस सीडी करके बंद करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। अब आपका जो एसेट्स की कीमत बची है वो कितने रुपए बची है? 80,000। डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब सेकेंड ईयर में हमारी एसेट्स की कीमत 80,000 बची है। तो चलिए बच्चों अब आती है बात थर्ड ईयर की। तो अब आप देखिए इस बैलेंस सीडी को जो 31 दिसंबर 2002 पर एंड हुआ था, अब 1 जनवरी 2003 पर ओपनिंग हो जाएगी। जो टू बैलेंस सीडी है वो बाई बैलेंस बीडी करके फिर से ओपन हो जाएगा और 20,000 रुपीज से हो जाएगा। और ये जो बैलेंस सीडी है ये भी 1 जनवरी 2003 पे जाके ओपन हो जाएगा। ये बाई बैलेंस सीडी है तो टू बैलेंस बीडी पे जाके ओपन हो जाएगा। कितने रुपए से? 80,000 से। अब हमें एंट्री क्या करनी है? अब हमें एंट्री थर्ड ईयर की करनी है। तो थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हो गया और यहां पर आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2003, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री ईयर एंडिंग पे ही होती है। तो इंटरेस्ट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ये तो हो गया परचेजर, हायर परचेजर की बुक्स, और ये हायर वेंडर की बुक्स। मैं इसलिए छोटा छोटा कर रहा हूं ताकि एक ही पेज के ऊपर ये आपको साइमल्टेनियसली सारी चीजें दिखें। तो अब फिर से हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो जैसे आपने पहले की थी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अब भी आप वही एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर में एफएम मेसर्स, और ये एंट्री क्या करेंगे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर एचपी मेसर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये अमाउंट निकालने के लिए अभी हमें देखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो ये देखिए अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है? 20,000 का।
तो अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 20,000 का है तो हम 20,000 के ऊपर 6% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 और ये भी 1200, यानी दोनों एंट्री हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में 1200 की एंट्री हो जाएगी। अब आपको 31 ऑफ दिसंबर 2003 में अब हमें इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है, और इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट की एंट्री होती है वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। तो एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एचपी मेसर्स, क्योंकि यहां पर हायर परचेजर का नाम आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 20,000 था प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 1200 है, तो ये हो गया 21,200 दोनों को जोड़कर, और ये भी एंट्री 21,200 की हो जाएगी। और इसके हिसाब से चलो तो अब 31 ऑफ दिसंबर पे हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, एसेट्स का नाम आता है पिकअप वैन अकाउंट। और क्योंकि एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी है नहीं, इसलिए हमें ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अगर ये डब्ल्यूडीवी मेथड होता यानी डिमिनिशिंग होता तो 80,000 के ऊपर निकालता, क्योंकि अब पिकअप वैन की वैल्यू 80,000 हो चुकी थी। लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं होगा, 10,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी, 10,000 से। अब आप बोलेंगे कि सर क्या इसकी बुक्स में एंट्री होगी, तो जवाब है नो एंट्री, क्योंकि इसके लिए वो एसेट्स नहीं है। और अब हमने इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन दोनों को पीएनएल से चार्ज करना है, तो 31 दिसंबर 2003 में लास्ट एंड द फाइनल आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। तो देखिए बच्चों, टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन आपने किया, और ये एंट्री क्या करेगा, केवल इंटरेस्ट को पीएनएल से चार्ज करेगा, क्योंकि इसके लिए डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा 1200 था, डेप्रिसिएशन हमारी 10,000 था, तो ये हो गया 11,200, और यहां पर केवल और केवल 1200 से एंट्री होगी। तो चलिए बच्चों, अब हमको क्या काम करना है, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो हायर वेंडर की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो टू एफएम मेजर्स 1200 लिखा हुआ है, तो एफएम मेजर्स यानी हायर वेंडर क्रेडिट साइड में है। तो अब आपको क्या काम करना है, यहां पर क्रेडिट साइड में ही इंटरेस्ट की एंट्री करनी है बाय इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2003 बाय इंटरेस्ट हो जाएगा कितने रुपए से, 1200 से, तो 1200 से हो गया ये। और यहां पर अब हमें क्या काम करना है, फिर वेंडर टू बैंक, तो वेंडर टू बैंक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2003। 31 दिसंबर 2003 पर आप टू बैंक करके पोस्टिंग करेंगे, टू बैंक। तो एफएम मेजर्स यानी वेंडर डेबिट में है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी 21,200 की। तो अब आप क्या चीज देखेंगे, और कोई एंट्री है नहीं यहां पर जो वेंडर की बुक्स के अंदर पोस्ट हो, तो अब आपने क्या चीज देखी, इन दोनों का टोटल मैच हो जाएगा, और यहां पर ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब कोई बैलेंस शीट बचा ही नहीं है, 21,200 क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पिकअप वैन, अब आप लास्ट ईयर को भी पोस्ट कर दें तो पिकअप वैन की का जो नाम है वो आपका डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में है, तो डेप्रिसिएशन आप बाई डेप्रिसिएशन करके चार्ज करेंगे थर्ड ईयर को भी 31 दिसंबर 2003 बाय डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 10,000 रुपीज से। अब हमारे पास ये बचा बाई बैलेंस सीडी करके कितना अमाउंट, 70,000 का, 70,000 का अमाउंट बच गया हमारे पास। तो बेसिकली हमने क्या चीज देखी, कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्री हुई, हायर वेंडर की बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री हुई, और हमने लेजर पोस्टिंग भी देखी कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर अगर वेंडर का अकाउंट बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, और एसेट्स का अकाउंट बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। कल को मान लो हायर परचेजर अगर अपने बैलेंस शीट के अंदर शो करता है बैलेंस शीट ऑफ एचपी मेसर्स, तो ऑब्वियस सी बात है 3 बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर 2001 में,
और इसी तरीके से 31 दिसंबर 2002 में हायर परचेजर की बुक्स में 3 ईयर की बैलेंस शीट बनेगी, और उसमें अगर ये प्रेजेंट करेगा इन सब चीजों को तो कैसे करेगा, 31 दिसंबर 2002 और 31 दिसंबर 2003 में, तो 31 दिसंबर 2003 में। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में पिकअप वैन की वैल्यू कितनी थी, पिकअप वैन की वैल्यू फर्स्ट ईयर में कितनी थी, फर्स्ट ईयर के अंदर डिप्रेशन लगने के बाद इसकी वैल्यू एट द ईयर एंड 90,000 थी। और आप इसको अकाउंट को देख के समझ सकते हैं कि उस समय एफएम मेजर्स को हमने कितने पैसे चुकाने थे फर्स्ट ईयर के एंड पे, 40,000। तो हमने यहां पर उसको एज अ अपना लायबिलिटी शो किया एफएम मेजर्स की 40,000 चुकाने हैं। ऐसे ही अगर आप 31 दिसंबर 2002 में देखें तो 31 दिसंबर 2002 के अंदर पिकअप वैन की वैल्यू 80,000 बची थी। ये देखिए आप 80,000 है, तो हमने यहां पर पिकअप वैन लिख दिया 80,000, और एफएम मेजर्स यानी जो आपके वेंडर हैं उनको आपने कितना पैसा चुकाना था, 20,000 का अमाउंट चुकाना था, तो आपने 20,000 लिख दिया। और थर्ड ईयर के अंदर देखें तो पिकअप वैन अब आपकी हो गई। आपको ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था आखिर में जाके हमें ओनरशिप मिल जाती है। तो अभी कुछ अमाउंट ड्यू है, आंसर है नहीं। और लेकिन उस समय अमाउंट तो ड्यू नहीं है, तो यहां तो कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल 70,000 रुपीज, ओवरऑल 70,000 रुपीज की ये पिकअप वैन बची है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो अभी तक आपने ये चीज सीखी इस क्वेश्चन के अंदर कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर कैसे एंट्री होती है, हायर वेंडर की बुक्स के अंदर कैसे एंट्री होती है। हम इसका अकाउंट बनाते हैं कि किस तरीके से कैसे एंट्रीज की हम पोस्टिंग करते हैं। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर वेंडर का अकाउंट बनता है और एसेट्स का अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन सिखाया। अब आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है कि ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने हायर वेंडर के लिए आपको जो हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री लिखवाई है, इसकी आप लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, और लेजर पोस्टिंग करके ये देखेंगे कि किस तरीके से इसकी भी लेजर पोस्टिंग होनी है, क्योंकि एंट्रीज में आपको 3 सालों की करा चुका हूं हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। तो उम्मीद है अब तक के पॉइंट ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।